हेरिडिटी एंड वेरिएशंस में आज हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स से अलग अलग डिसीज़ के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, डिसीज़ होते हैं बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम्स के कमियाँ या फिर ज़्यादा होने से या फिर जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है तो होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो क्रोमोसोम्स के अनबैलेंसिंग से होने वाले डिसीज़ के बारे में हम पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला जो डिसीज़ है विच कॉल्ड द डाउन सिंड्रोम, ये डाउन सिंड्रोम को ही ट्राइसोमी ऑफ 20+ क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है वो हम देखेंगे। तो डाउन सिंड्रोम जो है उसके डायग्राम देखो आप 16.9 में दी है। ऐसे बच्चे जो है उनका लाइफ जो टाइम है काफ़ी कम होता है, उनका जीवन कम समय का होता है। उनमें देखेंगे कि शॉर्ट हाइट देखने को मिलता है या फिर गर्दन जो है काफ़ी छोटी होती है, नोज जो है ऐसा चपटा होता है। मंगोलियन लोगों को देखा होगा ना आप लोगों ने, इस तरह से उनके वो देखने में वो लोग होते हैं। फिंगर जो है काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। हेयर जो है सैंटी टाइप के देखने को मिलेंगे। हाथों में जो लकीर होती है, हमारे रेखाएं जो होती है केवल सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइंस उसमें देखने को मिलेगी। उनका जो लाइफ टाइम जो मैंने बोला कि केवल 60 to 20 ईयर्स तक की उनका जीवन काल होता है। तो इन डिसीज़ को मतलब ये तो लक्षण हुए, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले जो डिसीज़ देखे गए थे रिगार्डिंग क्रोमोसोम्स के अनबैलेंसिंग में, तो ये सबसे पहला डाउन सिंड्रोम में डिसीज़ देखने को मिला था। इसमें होता ये है कि जो क्रोमोसोम्स है, जैसे मैंने बात की कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस 46 क्रोमोसोम्स में उनके पेयरिंग होते हैं, मतलब 23 पेयर्स। तो 23 पेयर्स में जो 22 पेयर जो है ऑटोसोम्स उसमें होने वाला, उसके अनबैलेंसिंग क्रोमोसोम्स के कारण ये डिसीज़ होता है। ठीक है, तो 22 क्रोमोसोम्स मतलब 46 क्रोमोसोम्स की जगह यहाँ होते हैं 47 क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। ये कहाँ देखने को मिलेगा कि क्रोमोसोम्स की जो मैंने बोला कि अलग अलग पेयर्स होते हैं, नंबरिंग होते हैं, तो उसमें जो ऑटोसोम्स जो क्रोमोसोम्स हैं जिसमें 20 फर्स्ट वाली जो पेयर है, 21st वाली पेयर में एक क्रोमोसोम जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये हर एक सेल में ऐसे बच्चों के अंदर पाया जाता है। तो ऐसे डिसीज़ को डाउन सिंड्रोम कहा जाएगा, जिसमें 46 की जगह 47 क्रोमोसोम्स रहेंगे और वो स्पेशली 21 जो है वो पेयर उस पर वो रहने वाले देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो डिसीज़ है इसे टर्नर सिंड्रोम कहा जाता है स्टूडेंट। और ये टर्नर सिंड्रोम में जो सेक्स क्रोमोसोम है, एक पेयर जो है सेक्स क्रोमोसोम्स की होती है ना, तो उसमें अनबैलेंसिंग देखने को मिलता है। मतलब कैसे, और ये स्पेशल जो डिसीज़ है वो डिसीज़ फीमेल को होता है, क्योंकि वहाँ जो फीमेल की जो क्रोमोसोम्स है वो 44+ XX इस तरह से होता है ना। तो वहाँ एक जो X जो क्रोमोसोम्स है वो नहीं होता है, मिस होता है। तो 44+ X ऐसा ही वो रहेगा, एक क्रोमोसोम्स यहाँ मिस हो जाएगा। और ऐसे डिसीज़ में आप डायग्राम भी दिए, देखो हाथ थोड़े से मोटे से दिख रहे हैं, इस तरह से वो सिंड्रोम दिखते हैं। और ऐसी जो मदर जो है वो व्हाट कैन से माँ नहीं बन सकती आई मीन टू से, क्योंकि उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स की जो है ग्रोथ जो है वो इम्प्रॉपर ग्रोथ होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, जिनके कारण से वो अनेबल टू चाइल्ड के लिए वो सक्षम नहीं होती है माँ बनने के लिए वो। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एक सेक्स जो क्रोमोसोम है एक्स क्रोमोसोम्स वो कम होता है उनमें, तो केवल 44+ X इस तरह से ही रहेगा। एक्स क्रोमोसोम की कमी वहाँ देखने को मिलती है टर्नर सिंड्रोम में। क्लीन फिल्टर जो सिंड्रोम है, यहाँ भी एक्स ये जो डिसीज़ है ये क्रोमोसोम्स के अनबैलेंसिंग के थ्रू होता है, और स्पेशली ये सेक्स क्रोमोसोम्स में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, और ये मेल में देखने को मिलेगा। मतलब मेल में क्या होता है 44+ XY बराबर है, तो यहाँ 44+ XY के साथ में एक एक्स क्रोमोसोम और ज़्यादा का होता है, मतलब यहाँ 44+ XXY इस तरह से क्रोमोसोम्स होंगे। और डेफिनेटली इस कारण से जो वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं होगी, और जिस कारण से वो जो फादर है मतलब पिता जो है मेल जो है वो भविष्य में फादर नहीं बन सकता है। तो इस तरह से डिसीज़ है। तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है यहाँ लास्ट में दिया है, वो एक अच्छी अलग अलग काम कर रहे हैं मिशंस के माध्यम से। जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है वो 2005 में एस्टेब्लिश की गई थी, बाद में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है जो 2013 को एस्टेब्लिश की गई थी। और इनके माध्यम से जो भी अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है, अर्बन हो रूरल हो, प्रॉब्लम जो है हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है।
अलग अलग जो पब्लिक अवेयरनेस दी जाती है लोगों को रिगार्डिंग हेल्थ के बारे में, उनको सपोर्ट भी किया जाता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस के रूप में। डिसीज़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम मदद की जाती है। तो ये सब मोटो है नेशनल हेल्थ मिशन की। तो हम लोगों ने 3 डिसीज़ देखे, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम और क्लिंग-फेलियर सिंड्रोम। ये तीनों जो डिसीज़ है बिकॉज ऑफ क्रोमोसोमल अनबैलेंसिंग के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जेनेटिक अनबैलेंसिंग के थ्रू जो डिसीज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं, जिन्हें मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जिसमें केवल एक सिंगल जीन्स के म्यूटेशंस के माध्यम से ये डिसीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो नियरबल ऐसे ये जीन्स के थ्रू होने वाले जो डिसीज़ है जिसे मोनोजेनेटिक डिसीज़ कहा जाता है, ये बिकॉज ऑफ द म्यूटेशंस के थ्रू ये होता है। नियर बाय ऐसे 4000 से भी ज़्यादा डिसीज़ पता हो चुके हैं आज के समय में जो मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर्स है। ओके, ये इस टाइप के जो डिसऑर्डर्स है उसमें देखोगे आप कि उनमें स्पेशली जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म जो है वो, जिनके कारण से कम समय में डेथ भी हो जाते हैं। अलग अलग टाइप के डिसीज़ है जिसमें आज हम नाइट ब्लाइंडनेस है, उसके बाद एल्बिनिज्म है, सिकल सेल एनीमिया है, ऐसे हीमोफीलिया है, ये सब डिसीज़ है जिसके बारे जिस जो मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर्स में आएगी, जिसमें से हम 2 डिसीज़ सीखने वाले हैं, दैट इज़ द सिकल सेल एनीमिया और एल्बिनिज्म। ठीक है, अब देखोगे 16.11 में जो फिगर्स दी है जिसमें बच्चे जो है उसके हेयर्स किस तरह से दिख रहे हैं आपको, आँखों का स्ट्रक्चर देखिए। तो ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जो बिकॉज ऑफ द जीन्स के थ्रू ये होता है। उनमें बच्चों के जो आँख है, हेयर्स है, ये बदल जाते हैं और ये उनके देखोगे तो ब्राउनिश पिगमेंट बनता है और ये बिकॉज ऑफ व्हाट, मेलामाइन के थ्रू बनता है। मेलामाइन क्या है? ये मेलामाइन के थ्रू हमारे स्किन व्हाट कैन से हमें स्किन का जो कलर्स मिलता है वो मे बी हम बोलते हैं ना गोरे हैं, काले हैं, सावले हैं, तो ये बिकॉज ऑफ मेलामाइंस के थ्रू, ये मेलामाइंस होता है एक हमारे बॉडी के अंदर जिसके थ्रू हमें ये कलर्स मिलता है। तो ये उनके बॉडी के अंदर ये मेलामाइंस नहीं होता है जिसके थ्रू स्किन को कलर्स नहीं मिलता है और स्किन जो है पेल बन जाती है, डल बन जाती है बोल सकते हैं हम लोग, हेयर जो है वाइट बन जाते हैं। आप आँख देखोगे तो उनमें मेलामाइंस के पिगमेंट ना होने के कारण रेटिना के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है, जो स्क्लेरा जो है वो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट बन जाता है। तो एल्बिनिज्म में ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। सिकल सेल एनीमिया जो है वो आप देखोगे कि डीएनए और प्रोटीन्स के में कुछ अगर कमी है कम ज़्यादा प्रमाण में तो ये डिसीज़ देखने को मिलता है। नॉर्मली हम हमारे बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन जो होता है आप जानते हो ना, तो ये हीमोग्लोबिन में एक ग्लूटेनिक एसिड होता है। तो ये जो ग्लूटेनिक एसिड ये अमीनो एसिड का 6th अमीनो एसिड है जो कि देखने को मिलेगा हीमोग्लोबिन के अंदर। नॉर्मल पर्सन में ये होता है, लेकिन जिनको सिकल सेल एनीमिया होता है उनमें ये ग्लूटामिन ये एसिड ना होके उसके जगह होता है वैलिन। ओके, और जिनके कारण से जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का जो शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। आरबीसीज हम नॉर्मली देखने को मिलता है उनका शेप जो होता है बाइकॉनकेव होता है, लेकिन ऐसे समय पे जिनको सिकल सेल एनीमिया हुआ है उनके आरबीसीज का जो शेप जो है वो यूथ्रोकाटस इस तरह से, जैसे हम खोदते समय जो इस्तेमाल करते हैं ना उस टाइप का उसका शेप बनता है। आपको फिगर 16.12 में नॉर्मल शेप सिकल सेल सफरर का शेप यहाँ दिया हुआ है। तो ऐसे लोगों में मतलब सिकल सेल एनीमिया जिनको है उनमें जो ऑक्सीजन कैरिंग जो कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। तो आप कैसे पहचानोगे? उनके कुछ सिम्टम्स होते हैं कि हाथों पैर में स्वेलिंग जो है, सूजन आ जाती है, जॉइंट पेन जो है उनमें दर्द होता है, उसके बाद हेडेक जो है, काफ़ी कफ, सर दर्द जो है, कंटिन्यूस बुखार, उसके बाद चेहरे में डलनेस जो है, हीमोग्लोबिन का कम प्रमाण हो जाना। तो ये बाकी बेसिक लक्षण है जिससे हम सिकल सेल पहचान सकते हैं। उनका जो परिणाम जो है वो परिणाम डेफिनेटली ब्लड वेसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्रेन, लंग्स, किडनी के ऊपर होता है, डैमेज हो जाते हैं ये कुछ समय के बाद। और ये जो डिसीज़ है स्पेशली हेरिडिटी डिसीज़ है, मतलब अगर वो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होता है। ओके, अगर कोई मदर और फादर जिनको सिकल सेल है तो डेफिनेटली वो बच्चों में वो सिकल सेल आएगा ही आएगा। तो इस तरह से ये सिकल सेल रहेगी। और इस कारण से ही अगर जिनको पता है कि सिकल सेल है, ऐसे कपल ने या फिर मैरिज करते समय हमेशा ये ब्लड टेस्ट के माध्यम से देखना चाहिए
कि उस बंदे को सिकल सेल है कि नहीं है, क्योंकि उसके कारण नेक्स्ट प्रोजेनी में, नेक्स्ट चाइल्ड में ये आ सकते हैं। ओके, तो उसको बेस्ट इसलिए ये स्लोगन अच्छा दिया है कि लेट अस गो आवर ब्लड टेस्ट, लेट अस ओवरकम द सिकल सेल एनीमिया। अगर हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमें सिकल सेल है कि नहीं है, और फिर ऐसे लोगों को संभाल के रहना चाहिए, या फिर मैरिज वगैरह करते समय और लाइफ पार्टनर जो है वो ये सब चीज़ें देख के मैरिज करना चाहिए। रेमेडीज़ में यही दिया हुआ है कि ये बेसिकली रिप्रोडक्शन के माध्यम से ये डिसीज स्प्रेड होता है, और ऐसे समय पे हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मैरिज करने से पहले या फिर बाद में भी ब्लड टेस्ट करना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि अगर जिनको सिकल सेल है, सफरर बोल सकते हैं, कैरियर बोल सकते हैं, तो उनको वो ऐसे लोगों ने जिनको सिकल सेल है उनके साथ में मैरिज नहीं करना चाहिए। अगर जिनको सिकल सेल ये पता भी हुआ तो भविष्य में प्रिकॉशंस लेना चाहिए। डेली जो है फॉलिक एसिड की टैबलेट्स ये ली जाती है, जिसके थ्रू सिकल सेल हम की लक्षण जो है या फिर उनको हम बचा सकते हैं, लाइफ जो है वो हम अपनी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो उसके लिए सोल्युबिलिटी टेस्ट है, या फिर एक इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम के एक टेस्ट है, जो कि टेस्ट के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि सिकल सेल एनीमिया हुआ कि नहीं हुआ है। ओके, तो एक चार्ट आप देखोगे कि दोनों अगर नॉर्मल पेरेंट्स है तो उनको सिकल सेल नहीं होगा। अगर एक पेरेंट्स नॉर्मल है और दूसरा अगर कैरियर है तो उसमें 50% चांसेस होते हैं। एक पेरेंट्स अगर नॉर्मल है और एक अगर सफरर है तो डेफिनेटली जो प्रोजेनी है, ऑफस्प्रिंग जो है उसमें वो कैरी करेगा। दोनों पेरेंट्स अगर सिकल सेल है तो बच्चों में डेफिनेटली वो होगा। तो इस तरह से ये चार्ट है जिसके थ्रू हम सिकल सेल किसको होगा ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज के डिसऑर्डर के बारे में दिया है कि डीएनए, हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर ऑफ द सेल कहा जाता है, लेकिन इसमें अगर कोई डिफेक्टिव आ चुका है तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में कोई डिफेक्टिवनेस अगर है तो उसे फिर ये डिसीज़ हो सकता है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशंस के माध्यम से। तो हम जानते हैं कि जो फीमेल गैमेट्स है जो एग्स को जनरेट करती है ना, तो ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का कंट्रीब्यूशन जो है वो फीमेल के थ्रू ही आता है, तो जिनके कारण माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स जो है फीमेल में मतलब मदर को होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर्स है, ये डिसऑर्डर्स मल्टीपल जीन्स के माध्यम से होता है। अलग अलग जीन्स जो है मतलब हम लोग इन्वायरमेंट का भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन्वायरमेंट फैक्टर्स या फिर जीन्स का अगर गर्भाशय के ऊपर, फ्यूटरस गर्भ के ऊपर अगर कोई परिणाम होता है तो जिसके थ्रू होठ अगर फटे हुए हैं, ये हम सर का जो बोलते हैं पोर्शंस वो फटा हुआ होता है, स्टमक जो है कंस्ट्रिक्टेड बन जाता है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम्स आता है, हाई बीपी, डिसीज हार्ट से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम, अस्थमा, ओबेसिटी, ये सब पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर्स है। डिसऑर्डर्स है ये डिसीज जिसे हम बोलेंगे, ये देखने को मिलते हैं। तो स्ट्रिक्टली उस कारण से हमारा जो इंट्रैक्शन जो है इन्वायरमेंट के साथ में, लाइफस्टाइल के साथ में, या फिर जो डिफेक्ट्स जो है वो सेवरल जीन्स के कारण होता है, उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर में यहाँ टोबैको के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी अगर आप देखते हो, है ना, काफ़ी लोग स्मोकिंग करते हैं, काफ़ी लोग टोबैको खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे कैंसर वगैरह टाइप के डिसीज़ हो सकते हैं। सिगरेट्स स्मोकिंग किया जाता है बीड़ी के माध्यम से, जिसमें डाइजेशन के लिए तो प्रॉब्लम होगा ही, लेकिन अल्टीमेटली कफ जो है थ्रोट में ये प्रॉब्लम होता है, और जिसके थ्रू नींद ना आना, लाइफ तो कम हो ही जाती है, अलग अलग टाइप के कैंसर आपको जानते हो, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। हम जब भी मूवी देखते हैं तो हमें सबसे पहले ये चीज़ बताई भी जाती है, अवेयर भी किया जाता है ना। अलग अलग उसके ड्रॉबैक्स है, हमारी पूरी सेंट्रल या फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाती है, आर्टरीज जो है वो काफ़ी हार्ड बन जाते हैं, जिसके थ्रू हाइपरटेंशन इस टाइप के डिसीज़ बनते हैं। क्योंकि टोबैको में अलग अलग टॉक्सिक गैसेस होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, निकोटीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, अमोनिया है, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारे पूरे लंग्स को ये ख़राब कर सकता है, जिसके थ्रू जैसे मैंने बोला कि कैंसर्स वगैरह डिसीज़ हो सकते हैं। तो ऐसे हैबिट से जो हमारे लिए हार्मफुल है, ऐसे हैबिट से, एडिक्शन से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा। थैंक यू।